खाने वाले 10 लोग और खाने के लिए 1 रोटी। ये क्या नैना, आटा तो खत्म हो गया है और सिर्फ 6 रोटियां ही बनी हैं। डिब्बे में भी आटा नहीं है। सुबह भी किसी ने कुछ नहीं खाया था, बस लाल चाय पीकर सब काम पर चले गए थे और अभी रोटियां कम पड़ रही हैं। क्या करें? एक काम करती हूँ, दाल में थोड़ा ज्यादा पानी डाल देती हूँ। सब आधी आधी रोटी खा लेंगे और 2-2 कटोरी दाल पी लेंगे। अनीता दाल में ढेर सारा पानी डाल देती है। थोड़ी देर में सभी लोग हाथ मुंह धोकर बैठ जाते हैं। सबके प्लेट में आधी आधी रोटी और कटोरा भर के पानी जैसी दाल रखी होती है, जिसे देख। यह कैसी दाल बनाई है आपने? ऐसा लग रहा कटोरी में पानी डालकर उसमें हल्दी मिला दिया हो, और खाने में सिर्फ आधी रोटी। आपने तो कहा था कि आज में 2 रोटी मिलेंगी। इसमें तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। बेटा, वो आटा खत्म हो गया था और दुकान भी खुली नहीं थी, तो इसीलिए आज बहुत कम रोटी बन पाई है। और वो गलती से दाल में पानी गिर गया था। अभी खा लो, कल मैं गाढ़ी दाल बनाकर खिलाऊंगी। दोनों बच्चों को बेला फुसलाकर नैना आधी रोटी और पानी वाली दाल खिला देती है और अब सब आधे भरे पेट पर ही सो जाते हैं। घर में जितना आटा था, कल मैंने उससे रोटियां बना दी। अब बिल्कुल भी आटा नहीं है। जाते हुए पहले आटा दे दीजिएगा। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कल सेठ ने मुझे और भैया को तनख्वाह नहीं दी थी। अगर आज दे देगा तो हम शाम को आटा ले आएंगे। अगर नहीं दिया तो क्या हम सब भूखे सोएंगे? हमारा तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन माँ जी, पिताजी और बच्चों का क्या होगा? इस उम्र में उनको खाना नहीं मिलेगा तो उनकी सेहत कितनी खराब हो सकती है। इस 10 लोगों से भरे पूरे परिवार में अनुज और अशोक ही दोनों भाई थे जो फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाया करते थे। जिस दिन उन्हें तनख्वाह मिलती उस दिन पूरा परिवार पेट भर के खाना खा लिया करता, और जिस दिन नहीं मिलती उस दिन आधी रोटी खाकर पानी पीकर पेट भरना पड़ता है। आज भी आटा काफी ज्यादा कम है। लगता है पतली पतली रोटी ही बनानी पड़ेगी, तभी जाकर सबके हिस्से में 1 रोटी आएगी। खाने वाली भी तो 10 लोग हैं, लेकिन पतली पतली रोटी में भी किसी का क्या ही पेट भरेगा? इतनी पतली रोटी तो 2 निवाले जितनी है बस। गरीबी के चलते इस परिवार के दिन बहुत बुरी तरह से कट रहे थे, और अब तो काफी समय से दोनों भाइयों की फैक्ट्री में भी काम भी काफी मंदा चल रहा था, जिसके चलते कई दिन इन लोगों को भूखा रहकर गुजारा करना पड़ता था। ये घर में 2 मुट्ठी आटा रखा हुआ था तो उससे बड़ी मुश्किल से 2 रोटी बनाई है। एक आप और बाबूजी खा लीजिए और एक हम बच्चों को खिला देते हैं। हमारा रहने दो, तुम दोनों खा लो। सुबह से शाम तक कितना काम करती हो। अभी हमारे शरीर में ताकत है, बिन खाए भी हम रह सकते हैं, लेकिन आपकी और बाबूजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती है। ना जाने वो मुरली मनोहर कब सुनेगा हमारी, और कब हमें भरपेट खाना नसीब होगा। 1-1 रोटी के लिए कितना तरसना पड़ता है हम लोगों को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। नैना हर रोज की तरह आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी नैना के पड़ोस में रहने वाली उसकी अमीर पड़ोसन अलीशा घी लगी हुई ताजी गर्मा गर्म रोटी लाकर अपने आंगन की चबूतरे पर रख देती है और वहां से सीधा घर में चली जाती है, जिसे देखकर नैना, लगता है ये रोटी अलीशा ने गाय माता के लिए रखी है। गर्मा गर्म घी लगी हुई रोटी की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। यहाँ आसपास तो गाय भी नहीं है। गौ माता, माफ करना मुझे, ये मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन हालातों ने इतना लाचार बना दिया है कि अब ये करना ही पड़ेगा। नैना इधर उधर देखती है और अलीशा के चबूतरे पर रखी हुई रोटी चुराकर सीधा घर के अंदर ले आती है, और अब पूरा परिवार उस 1 रोटी में से 1-1 निवाला तोड़कर पानी में डुबोकर खाने लगता है। सभी की आंखों में लाचारी के आंसू साफ साफ झलक रहे होते हैं। इतने दिन हो गए, लेकिन ना तो हम काम ठीक से चल रहा है, ना तो सेठ ने रुके हुए पैसे दिए हैं। लाला ने भी अब राशन देने से मना कर दिया है। कोई और दुकान वाला भी राशन नहीं देता है। परेशान मत हो बच्चों, सब ठीक होगा। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है और ये परीक्षा हमारी जरूर सफल होगी। ऊपर वाला है हमारे साथ, तुम चिंता मत करो। अब से नैना, अनीता अलीशा की रोटी पर नजर रखने लगे थे। अलीशा हर रोज अपने घर की बनी पहली रोटी लाकर गाय माता के लिए चबूतरे पर लाकर रख दिया करती थी, जिसे देख नैना अनीता अब हर रोज उस रोटी को चुराकर घर लाती और सब 1-1 निवाला पानी में डुबोकर खाते थे। और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। ठीक से खाना न मिलने की वजह से सब काफी बीमार से रहने लगे थे, और दोनों बच्चों की तो हालत हद से ज्यादा खराब थी। माँ, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कील चुभ रही है और उल्टी जैसा भी मन हो रहा है।
माँ मेरी भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप हमें खाना क्यों नहीं दे रही हो? रोज रोज रोटी का एक ही वाला खाकर पेट नहीं भरता है। देखो ना, मैं पहले से कितना पतला हो गया हूँ। बच्चों मैं क्या करूं, न जाने कब भगवान हमारी सुनेगा। क्या उसको तुम मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता है? अनीता अपने दोनों बच्चों को गले से लगाकर रोने लगती है और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। आज भी अलीशा जब चबूतरे पर गाय माता के लिए रोटी रखकर घर के अंदर चली जाती है, जिसे देख नैना चुपके से आती है और गाय माता के लिए रखी रोटी उठाने लगती है। तभी अचानक अलीशा बाहर आ जाती है और नैना को देख लेती है। अरे नैना, तुम और तुम्हारे हाथ में रोटी कैसे? ये तो मैं गाय माता के लिए रख कर गई थी ना। अरे हाँ, वो ये नीचे गिर गई थी तो मेरी नजर पड़ गई थी, इसलिए मैं उसे उठाकर ऊपर रख रही थी। नैना हिचकिचाते हुए रोटी वापस चबूतरे पर रखकर अंदर चली जाती है। नैना का यह बर्ताव देख अलीशा को भी काफी अजीब लगता है। अलीशा जैसे ही वापस घर के अंदर आती है, माँ अपने केतन को मुझसे बड़ा निवाला खिला दिया ना। देखो मेरा कितना छोटा निवाला और केतन का कितना बड़ा निवाला है। मैं बड़ी हूँ ना केतन से, चल अपना निवाला मुझे दे। नहीं, ये निवाला माँ ने मुझे दिया है, इसे तो मैं ही खाऊंगा। तुम दोनों लड़ना बंद करो, ये लो मेरे हिस्से का निवाला खा लो। माँ जी, फिर आप मेरे हिस्से का निवाला खा लीजिए, मैं पानी पी लूंगी और वैसे भी आज मुझे भूख नहीं लग रही है। आखिरकार कब तक हमें एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देनी होंगी? एक एक निवाला तक हम एक दूसरे के लिए कुर्बान कर देते हैं। कितना समय हो गया है एक पूरी रोटी खाए हुए। खाने वाले 10 हैं और रोटी सिर्फ एक। ये कैसी नाइंसाफी है। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हमें मौत आ जाए। मैं भगवान से हर रोज सिर्फ मौत मांग रही हूँ। मैं आप लोगों को यूं इस तरह और नहीं देख सकती। संभालो अपने आप को, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। सब ठीक होगा। मैंने भी कुछ जगह काम का पता किया है। अगर भगवान की कृपा रही, हमें काम मिल गया तो कम से कम 2 वक्त पेट भरकर रोटी तो खा ही पाएंगे। दोनों बहुएं एक आंख लगाकर बस अलीशा का चबूतरे पर रोटी रखने का इंतजार करते हैं। अलीशा जैसे ही रोटी रखती, वैसे ही दोनों रोटी को चुराकर घर पर ले जाया करती और ये सिलसिला काफी दिनों तक यूं ही चलता रहता है। आज भी जब अलीशा चबूतरे पर रोटी रखकर घर के अंदर जाती है तो नैना उसे चुराकर घर के अंदर ले आती है। लेकिन इस बार नैना को रोटी चोरी करते हुए अलीशा देख लेती है। ये क्या? ये सच था या मेरी आंखों का धोखा? नैना ने गाय की रोटी को चुराया? अलीशा जैसे ही उनके घर की खिड़की से अंदर जाकर चुपके से देखती है तो उसे पता चलता है कि कैसे पूरा परिवार उस एक रोटी का एक एक निवाला तोड़कर खा रहा है। ये देख अलीशा अपनी पड़ोसियों की हालत समझ जाती है। ये क्या? इसका मतलब इतने दिनों से जो मैं गाय के लिए रोटी रख रही थी, वो सब ये खा रहे थे। हे भगवान, ये क्या? एक तरफ पड़ोस में पेट भरकर रोटियां खाई जा रही हैं और दूसरी तरफ 10 लोगों के परिवार के लिए सिर्फ एक रोटी। इन दोनों ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? अगर मैं सामने से इनकी मदद करूंगी जाकर, उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस होगी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकी मदद भी हो जाए और उन्हें इस बारे में पता भी ना चले। थोड़ी देर बाद अलीशा अचानक उनके घर पर आती है, जिसे देख, अरे अलीशा, तुम यहाँ? हाँ नैना, वो तुम्हें मैंने बताया था ना कि कुछ टाइम पहले मेरे पति ने एक फैक्ट्री शुरू की है, तो वहां पर पैकर्स के लिए कुछ लोग चाहिए थे। क्या तुम्हारी नजर में कोई है? दिन का 200-300 रुपए मिल जाएगा। अच्छा, वैसे घर के काम करने के बाद हम लोग खाली बैठे रहते हैं। अगर तुम चाहो तो हम काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पड़ोसी हो तो इससे तुम्हें और आसानी होगी। तो ठीक है, तुम हमें फैक्ट्री का पता दे दो, कल से हम लोग काम पर चले जाएंगे। अलीशा दोनों बहू को फैक्ट्री का पता दे देती है। अगले दिन होते ही दोनों बहुएं फैक्ट्री जाती हैं और वो सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करके ढेर सारे पैकेट को पैक करती हैं, जिससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। न जाने कितने समय के बाद इस परिवार में थैला भर के राशन घर आया होता है। दोनों बहुएं सबके हिस्से की 3-3 रोटी बनाती हैं और साथ में सूखी मसालेदार सब्जी, जिसे खाकर सब लोग आज काफी ज्यादा खुश थे। ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने सालों के बाद पेट में अन्न जा रहा है। आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। देख पिंकी, मेरे पास 3-3 रोटी है और कितनी सारी सब्जी भी है। तो ये देख, मेरे पास भी है। आज तो हम दोनों बिना लड़े आराम से खाना खाएंगे। भगवान करे अलीशा और उसका परिवार हमेशा खुश रहे। अनजाने में उसने हमारी कितनी बड़ी मदद करी है। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। पूरा परिवार पेट भरकर चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर खाना खा रहा होता है। आज इन 10 लोगों के पास खाने के लिए एक नहीं बल्कि 3-3 रोटियां थी। वहीं अलीशा चुपके से खिड़की से ये सब देख रही होती है, जिसे देख अलीशा मन ही मन काफी खुश होती है और वहां से चली जाती है। और इसी तरह दोनों बहुएं मेहनत करके अपने पतियों के साथ अपना घर चलाती हैं।
अरे बेटा, ये सब तो इतना कहाँ से लेकर आया है? तेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है, फिर ये इतना महंगा इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और ये हीटर कहाँ से लाया बेटा तू? ये बल्ले बल्ले, हमारे घर में तो इलेक्ट्रॉनिक गैस आया और ठंड में हाथ सेकने के लिए हीटर भी आया है। बल्ले बल्ले। गोपाल बहुत ही गरीब परिवार से है और मिट्टी के घर होने के बावजूद उसके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और हीटर था। घर के हालात देखकर लगता नहीं था कि गोपाल कोई अच्छी जॉब भी करता होगा। कहीं गरीबी ने गोपाल के हाथों से कोई चोरी तो नहीं करवा दी? आइए जानने के लिए कि गोपाल इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और हीटर कहाँ से लेकर आया, कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, कुछ लकड़ियों से आग जला दो ना। बहू, मेरा पोता ठंड से कितना कांप रहा है, उसके लिए 2-3 लकड़ियां जला दे, हाथ सेक लेगा। माँ जी, मुझे खुद नहीं देखा जा रहा कि मेरा बेटा ऐसे ठंड में कांप रहा है, लेकिन क्या करूं, घर में सिर्फ 2-3 लकड़ियां ही थी जिन्हें जलाकर मैंने खाना बना दिया। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं अपने पोते को ले जाकर रजाई में ही लिटा देती हूँ, इससे उसको थोड़ी राहत मिलेगी। उर्मिला अपने पोते गुल्लू का हाथ पकड़ के जमीन पर लगे बिस्तर के पास लेकर आती है और एक पतली सी फटी हुई पुरानी चादर ओढ़ाकर उसे बिठा देती है। देर रात जब गोपाल घर आता है। ज्योति, बाहर कितनी तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, ओस गिर रही है और तुम्हारी आंखों से कितना पानी आ रहा है। तुम्हारी आंखें तो लाल हो गई हैं ज्योति। वो इसलिए गोपाल जी, क्योंकि मिट्टी का चूल्हा बाहर ओस में पड़े रहने से गीला हो गया था। लकड़ियां भी 2-3 ही थी जो पूरी तरह गीली हो गई थी और गीली लकड़ियां ठीक तरीके से ना जल पाने की वजह से मेरी आंखों में बहुत धुआं लग रहा है और मेरी आंखें जल भी रही हैं। मुझे माफ कर दो ज्योति, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आज अगर मेरे पास अच्छे पैसे होते तो मैं इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा जरूर खरीद देता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है गोपाल जी, ये तो समय का ही खेल है। जो अच्छा खासा नौकरी करने वाला इंसान आज जूते पॉलिश कर रहा है। ज्योति यहाँ पर उन दिनों की बात कर रही है जब गोपाल एक बहुत बड़ी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग और सर्विस का काम करता था, लेकिन अचानक उस कंपनी के बंद हो जाने के कारण गोपाल की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से उसको ये दिन देखना पड़ रहा था। तुम चिंता मत करो ज्योति, अच्छा बुरा दिन सबका आता है। सारा परिवार खाना खाकर जमीन पर फटे पुराने चादर को ओढ़ के सो रहा होता है। तभी ठंड में रात 2 बजे गुल्लू और चिंकी ठंड से कांप रहे होते हैं। भाभी, चिंकी और गुल्लू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इनका सर मैंने अभी छुआ है, इनका शरीर आग से तप रहा है, इन्हें तेज बुखार है। हमें इमरजेंसी में किसी अस्पताल में लेकर इन्हें जाना होगा। यहीं पास में एक सरकारी अस्पताल है, चलिए इन्हें वहीं लेकर चलते हैं। गोपाल अपने दोनों बच्चों को लेकर सरकारी अस्पताल में जाता है। देखिए गोपाल जी, बच्चों को बहुत तेज ठंड लग गई है। आप ऐसा करिए, बच्चों के लिए एक रूम हीटर खरीद लीजिए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय हीटर के पास ही रखिए। और आपको तो पता ही है कि हम सब मसूरी जैसी जगह पर रहते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पर बर्फ भी पड़ने वाली है। बच्चों की तबीयत और ज्यादा खराब ना हो, आप उससे पहले एक हीटर ले लीजिए। बाकी मैंने कुछ दवाइयाँ दी हैं, इससे आराम मिल जाएगा। गोपाल अपने दोनों बच्चों को लेकर घर पर आता है। माँ, गुल्लू और चिंकी के लिए कुछ खाने को दे दीजिए, इन दोनों को दवाइयाँ भी देनी है। सुनिए जी, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, खाना बनाने के लिए एक भी लकड़ियां नहीं थी, और जब बाहर माँ और दीपा लकड़ियां लेने के लिए गईं तो उन्हें किसी ने भी लकड़ियां तोड़ने नहीं दी, क्योंकि आजकल लकड़ियां काटना गैर कानूनी है। इसलिए वो लोग खाली हाथ ही वापस आ गए। अगर आज मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। डॉक्टर ने भी साफ कहा है कि बच्चों को हीटर के पास ही रखना है, नहीं तो इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, रुकिए, मैं पड़ोस से किसी से खाना मांग कर लेकर आती हूँ। बच्चों को दवाई देना भी तो जरूरी है। ज्योति पड़ोस के बिमला के पास खाना मांगने आती है। बिमला दीदी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर तुम्हारे पास खाने का कुछ है तो थोड़ा सा दे दो। हाँ ज्योति, क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ। ये लो ज्योति। वैसे दीदी, आप ये क्या कर रही हो? इतने सारे कपड़ों को पन्नियों में क्यों पैक कर रही हो? ज्योति, ये कपड़े पैकिंग का माल है। फैक्ट्री वाले मुझे ये कपड़े दे जाते हैं, मैं इन कपड़ों को पैक करके उनको दे देती हूँ और उसके बदले मुझे 150 रुपए मिल जाते हैं। दीदी, क्या आप मेरे को भी ये माल दिला सकती हो? मेरे घर की स्थिति अभी बहुत ज्यादा खराब है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ज्योति की बातें सुनकर अब बिमला उसकी मदद करती है और उसको फैक्ट्री में ले जाकर कपड़ों का माल दिलवा देती है। ज्योति भी अपने सर पर बहुत सारे कपड़े रखकर घर पर ले आती है। भाभी, ये क्या है? ये कैसे कपड़े आपने सर पे रखे हुए हैं? ज्योति दीपा को सारी बातें बताती है। ठीक है बहू, घर में मिलकर यही कर लिया करेंगे, जो 100-200 रुपए तो आ ही जाएंगे घर में।
कुछ देर बाद अब ज्योति अपने बच्चों को खाना खिलाती है और दवाई देकर पतली सी फटी हुई चादर उड़ाकर सुला देती है। दूसरी तरफ गोपाल सड़क पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा होता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और वो ठंड से कांप भी रहा होता है। ये ले पकड़ भाई मेरे जूते और इसको जल्दी पॉलिश कर दे, मुझे बहुत लेट हो रहा है। जी मालिक, अभी करके देता हूँ। ये लीजिए मालिक आपके जूते, और 50 रुपए हो गए आपके। 50? अरे 20 रुपए में तो दुनिया जूते पॉलिश कर रही है, ये पकड़ 20 रुपए। वो आदमी गोपाल पर चिल्लाकर 50 की जगह 20 रुपए थमाकर वहां से निकल जाता है। अमीरों की एक बात समझ नहीं आती, लाखों रुपए इधर उधर खर्च कर देते हैं, पर कोई गरीब अपने हक का पैसा मांग ले तो उसको धुतकार के वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद कबाड़ी वाले, रद्दी वाले। गोपाल की नजर कबाड़ी वाले की रेड़ी के ऊपर जाती है, जहां वो देखता है कि उसकी रेड़ी पर इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और कुछ हीटर रखे हुए हैं, जिसे देखकर गोपाल कहता है, भाई साहब ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और ये हीटर आप मुझे कितने रुपए का बेचेंगे? अरे भाई साहब, मेरे लिए तो ये कबाड़ है, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरीके से खराब है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 100-200 रुपए में बेच दूंगा। गोपाल अपनी जेब में से 100, 50, 1, 2, 5 के सिक्के इकट्ठा करके पूरे 200 रुपए इकट्ठा करता है और कबाड़ी वाले के हाथ में देकर उससे इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और हीटर खरीद लेता है और उसको लेकर घर पर आता है। बेटा, तेरे हाथ में ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और ये हीटर, मैंने तो सुना है ये बहुत महंगा होता है। बेटा, तू ये कहाँ से लेकर आया है? ये बल्ले बल्ले, अब तो हमारे पास हीटर आ गया, अब तो हम हीटर में हाथ सेकेंगे। और मैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनवा के मम्मी जी खाऊंगी। माँ, आप लोग इतना परेशान मत होइए। दरअसल एक कबाड़ी वाला इन चूल्हे और हीटर को लेकर जा रहा था, तो मैंने उसे ये सस्ते दाम पर खराब इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और हीटर खरीद लिया है। एक बार मैं इसको ठीक करके देखता हूँ, अगर मुझसे ठीक हो गया तो यूज कर लेंगे। अब गोपाल उस इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे और हीटर को पेचकस प्लास से ठीक करना शुरू करता है और जब कुछ देर बाद वो हीटर्स के प्लग को बोर्ड में लगाता है तो हीटर ऑन हो जाता है। सुनिए जी, चूल्हा भी ठीक तरीके से जल रहा है। मैं जाती हूँ, अभी पूजा आरती करके उस पर खीर बना लेती हूँ। अब ज्योति उस इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे की पूजा आरती करके उसके ऊपर सबके लिए खीर बनाती है। कुछ देर बाद सभी लोग हीटर जलाकर हाथ भी सेकते हैं और ज्योति की बनी हुई खीर को खा रहे होते हैं। तभी गुल्लू बोलता है, पापा, ऐसे तो आपसे कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिक का सामान ठीक करवा सकता है ना? आप तो 2 मिनट में ही ठीक कर दोगे ना पापा? हाँ बेटा, क्यों नहीं। सभी लोग खीर को खा रहे होते हैं और ठंड में अपने हाथों को हीटर पर सेक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुल्लू की बातें गोपाल के दिमाग में बैठ गई थी। तभी वो अचानक से कहता है, ज्योति, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं इन खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक करके उन गरीब लोगों को बेचूं जो फर्स्ट हैंड सामान महंगे दामों में नहीं खरीद सकते। हाँ गोपाल, इस काम में कोई बुराई नहीं है और कुछ समय में मैं, माजी और दीपा मिलकर भी घर में काम करते थे, तो हमारे पास भी कुछ पैसे हैं। आप उन पैसों से अपना खुद का छोटा सा काम शुरू करिए। अब गोपाल अपना खुद का छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिसमें वो खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर करके उन असहाय लोगों को कम दामों में बेचता है जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। 6 महीने बाद देखते ही देखते हमारा कितना बड़ा कारोबार फैल गया ना ज्योति। अब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, ना ही हीटर की। सब कुछ है अब हमारे घर में।